तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज का यह वीडियो क्लास 12 जो फिजिक्स के आपका चाहे प्री बोर्ड परीक्षा हो या अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक परीक्षा या फिर त्रैमासिक, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर मैं जो कक्षा 12वीं के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर तैयार किया जाने वाला है। तो यहाँ पर वह प्रश्न सबसे पहले मैं आपको बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट को देखिए कि किस पार्ट से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला पार्ट है अपना, पहली इकाई है अपनी स्थिर विद्युत। यहाँ से 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। यहाँ पे अपन एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप किसी भी बोर्ड से हो तो वहाँ पे आप अपना देख लेना। यहाँ पे देखा जाए तो 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जा रहा है स्थिर विद्युत से। अब यहाँ पे स्थिर विद्युत के जो पेपर में आने वाले प्रश्न थे, मैंने उसकी वीडियो बना दी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो इस इकाई से जो पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, वह आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे चैप्टर, दूसरी इकाई की। तो दूसरी इकाई है धारा विद्युत। यहाँ से अपने 3 नंबर के 2 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। 3 नंबर के 2 प्रश्न देखने के साथ साथ 2 नंबर का एक प्रश्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर यदि केवल मात्र आप इन्हीं प्रश्नों को लगा लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 70 या फिर 75 अंक का पेपर आता है, तो उसमें पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों से अब आपका पेपर तैयार किया जाने वाला है। तो ओटी आप पूरी ढंग से याद कर लें और केवल मात्र जो बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न केवल आप उन्हीं को याद कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले धारा विद्युत से जो पूछे जाने वाले 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जो पेपर में प्रश्न है वह मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टॉप नंबर 1 पे आता है, वह सबसे पहला प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं बताना है। तो यहाँ पर ओम का नियम भी आपको कह सकते हैं और ओम के नियम की सीमा भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा दर्शाया गया है, आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये पूरा आप नियम देख सकते हैं, लिखा गया है यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे सीमाएं देख सकते हैं, चालक का ताप स्थिर रहे, चालक में कोई विकृति ना हो। ठीक, जो अगला इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वह है धारा संबंधी किरचॉफ के नियम को समझाइए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धाराएं संधि की ओर जाती है वह धनात्मक होती है, संधि से दूर जाती है उसे ऋणात्मक कहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम के फॉर्मेट में दर्शाया गया है। तो कुछ नहीं, आप इसको वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो किरचॉफ का पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा नियम आप देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है, लिखा गया है, काफी सब सिंपल तरीके से दर्शाया गया है। तो कुछ नहीं, आप इसको वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब जो टॉप तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह आता है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु है, लिखा गया है कि इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक व्यवस्था में के सारे जोड़ा, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़कर एक विकर्ण से धारा मापित दूसरे विकर्ण से सेल आदि कुंजी जोड़ा। तो ये सिद्धांत देख सकते हैं, यदि सेतु की स्थिति में इसकी स्थिति जो पूरा ये दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अर्थात यहाँ पे पूरा लिख देंगे, P/Q बराबर R/S, इस तरह से आप ये लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर लाके क्वेश्चन आता है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद कर लें। ठीक, एक और क्वेश्चन है, अति चालकता। अति चालकता किसे कहते हैं, इसे भी आप याद कर लें। तो अति चालकता भी पूछा जाता है कभी कभी, कि यहाँ पे अति चालकता में आपको बता दूं कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के अचानक शून्य होने की घटना को अति चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड समझाइए। तो ऐसा ही पूछ सकते हैं, कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम क्या है। तो यहाँ पे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में विभिन्न मानों के प्रतिरोध में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन प्रतिरोधों को कलर कुछ इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, दर्शाया गया है यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 2 नंबर में आ सकता है ये। तो इसका आप क्या करें, वीडियो को रोक ले, तो ये पूरा की पूरा आप नोट कर सकते हैं। इसे लिखा जो गया है इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हो कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो ये भी लिखा गया है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से दर्शाते हैं। तो ये देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि ओमीय और अनोमीय परिपथ में अंतर। तो ओमीय परिपथ क्या होते हैं, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। और ठीक इसी के विपरीत अनोमीय परिपथ कौन से होते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं।
ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पेपर में रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में, यह क्वेश्चन रीजन वाले क्वेश्चनों में जरूर देखने को मिलते हैं यह प्रश्न, तो इसको तो आप मुख्य रूप से याद कर ही लें। यहाँ पर 3 अंक में एक प्रश्न और आता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? कारण बताना है, तो ये 3 नंबर में देखा जाता है, तो इसे भी आप याद कर लें। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यह भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इन्हें आप मुख्य रूप से याद कर लें। ये 2 अंक या फिर 3 अंक में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस इकाई से कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो या फिर इनको छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर वह प्रश्न है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर बिल्कुल बड़ा है, तो थोड़ा आप इसको याद कर लें कैसे न कैसे करके। 2-3 पॉइंट है बस, आप इनको आराम से याद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा गया है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा में, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तो यहाँ पर ये लिखा गया है, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि विभव मापी के उपयोग लिखिए। विभव मापी के उपयोग लिखना है। इसी से मिलता जुलता एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? ठीक, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा में कि विभव मापी में तारों की संख्या अधिक क्यों रखी जाती है? आपको कारण बताना है, तो ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी में तांबे के तारों का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? आपको कारण बताना है। इसी के साथ साथ लास्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपना आता है, विभव मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? तो ये लिखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धारा विद्युत से परीक्षाएं पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब मैं आपको जो इकाई 3 है अपनी धारा का चुंबकीय प्रवाह, उससे पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देखा जाए तो केवल और केवल 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो एम्पियर का परिपथीय नियम, यह 2 नंबर में पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो ये लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। चुंबक संबंधी गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है साइक्लोट्रॉन क्या है? ये 2 अंक में केवल इतना पूछा गया है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। तो इसको आप याद। ठीक, 2 अंक की दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है इस इकाई के लिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 गुण लिखे गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर थोड़ा अपन आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आता है 2 अंक के लिए, 2 आपको अंतर लिखना होंगे अमीटर और वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पे 3 अंतर याद कर लें, क्योंकि एक्स्ट्रा एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक भूलते हैं तो 2 तो आप कम से कम लिख ही देंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 2 अंक के लिए, क्या है? चल कुंडल धारा मापी की कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है? ये 2 अंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपन ने जो धारा का चुंबकीय प्रभाव से 2 अंक के पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बता दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अगली इकाई की। अगली इकाई का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ से अपना 2 अंक का एक प्रश्न देखने को मिलता है और 5 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस इकाई से जो पूछे जाने वाले परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है यहाँ पे 2 अंक के लिए, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो यहाँ पे आप इन दोनों नियमों को देख सकते हैं, ये लिखे गए। तो आप केवल और केवल एक कोई नियम लिख दें, एक नियम पूछा जाएगा, कोई एक नियम लिखिए। तो कोई भी एक दोनों में से कोई एक नियम याद कर ले। अब ठीक, यहाँ पे परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि भंवर धाराएं क्या है? तो भंवर धाराएं आप याद कर ले, या तो 2 अंक में भंवर धाराएं पूछेंगे या भंवर धारा से होने वाली हानियां ही पूछ सकते हैं या फिर भंवर धारा के 2 उपयोग। तो इन यहाँ से 3 क्वेश्चन अपने बनते हैं, तो आप ये पूरा याद कर लें। उपयोग भी दर्शाए गए, हानियां भी बताई गई है, तो इसको आप ठीक तरह से याद कर लें। अब यहाँ पे यह प्रश्न 2 अंक में भी देखने को मिल सकता है या फिर 5 अंक में भी देखने को मिल सकता है। प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। तो इसको आप याद कर लें, यह केवल एक कुंडली है, यह 2 कुंडलियां होती है, इसमें ये पूरा ये लिखा गया है यहाँ पे। अब इसी इकाई से यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं, इसे याद भी कर सकते हैं या नहीं भी।
5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्रेरकत्व क्या है। लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निगमित करना है। तो ये पूरा आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है, दर्शाया गया है, तो इसको आप याद कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। ये 2 अंक के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन है आप इसे भी याद कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगली इकाई आती है वह आती है किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी से 2 अंक का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और ठीक यहीं से 3 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और यहीं से ही आपको 5 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो इस इकाई से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप इस इकाई को भूल के भी ना छोड़े। इसी से आप क्वेश्चनों की मुख्य रूप से तैयारी करें सबसे पहले। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए या फिर 3 अंक के लिए जो परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसे आप याद कर लें। ठीक है, लंबन किसे कहते हैं, लंबन किसे कहते हैं, इसे भी आप याद करें। अगला क्वेश्चन है अपना संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, इसको आप मुख्य रूप से याद कर लें। ठीक है, इससे 2 अंक या 3 अंक में प्रश्न पूछा जाने वाला है, वह है अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखे गए हैं। अब यहाँ से एक रीजन टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि मोटर वाहनों के पीछे ट्रैफिक लाइट को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है और क्यों। और ठीक अगला प्रश्न आता है सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण की बजाय परवलयकार लेंस का उपयोग किया, परवलयकार दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो आपको इसको भी मुख्य रूप से याद कर लेना है। ठीक है, इससे 2 या 3 अंक में देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई से आप क्या समझते हैं। तो ये देख सकते हो लिखा गया है। एक प्रश्न आता है 2 अंक में या फिर 3 अंक में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं, ये पूरे इसकी परिभाषा लिखी है। और ठीक यहाँ पे ऐसा ही पूछ सकते हैं 2 अंक में या 3 अंक में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त बताओ। तो आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने से। देख सकते हैं ये, इसे आप करना चाहो तो कर सकते हो कि क्या कारण है कि सीधी छड़ का कुछ भाग पानी में डूब जाने पर वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसे आप छोड़े ना, इसे तो मुख्य रूप से याद कर लें कि लेंसों के रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो ये लिखा गया है, आप इसे याद कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेंसों के उपयोग आपको बताना है। तो लेंसों के उपयोग ये देख सकते हैं लिखे गए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, आपको बताना है। ये लिखा गया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक में या 3 अंक में पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो कर भी सकते हो या फिर नहीं। स्वच्छ आकाश के नीले दिखाई देने का कारण स्पष्ट करना है, इसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। ये लिखे गए हैं तो काफी सिंपल है, करना चाहो तो कर ही लें आप इसको। ये 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस इकाई से, तो वह पहला प्रश्न है टॉप नंबर 1 पे आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो ये देख सकते हैं दर्शाया गया है, तो इसे तो आप याद कर ही लें। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, इसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो इसे भी आप कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसा कि किरण प्रकाशिकी जो इकाई है इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि u म्यू बटे v माइनस 1/u, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यह शायद आपके सिलेबस से हट गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर हट गया हो तो इसे आप याद करें, अगर नहीं हटा हो तो भी इसे आप याद करें, क्योंकि इस क्वेश्चन का कुछ भरोसा नहीं है, कैसे ही पूछा जा सकता है। तो इसे आप मुख्य रूप से याद कर ले। मैं इस क्वेश्चन को आप भूल कर भी छोड़े ना, इस क्वेश्चन को तो आप कैसे ना कैसे करके याद कर ही ले। अब हम यहाँ पे अगली इकाई की बात करते, तो अगली इकाई है द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। मैंने इसमें विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया है। तो इस इकाई से अपना केवल 2 अंक का एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो जो इस इकाई से 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस इकाई से काफी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे व्यक्तिकरण क्या है, व्यतिकरण क्या है, एक उदाहरण। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि व्यतिकरण की 2 शर्त लिखिए। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए।
ठीक 2 अंक के लिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। इस इकाई से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह है व्यतिकरण और विपवर्तन में 2 अंतर। ठीक है, यहाँ से 2 अंक के लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है रीजन टाइप का, कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविजन के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं। यहाँ से 2 अंक के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि अध्रुवीय समतल और समतल ध्रुवीय प्रकाश में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये ऑप्शन में है, आप इसे करना चाहो तो कर भी सकते हो। पर यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इकाई से है कि पोलेराइट का है और उसका एक उपयोग लिखना है आपको। वैसे देखा जाए तो इस इकाई से 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर एक प्रश्न काफी सुर्खियों में रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहले यह क्वेश्चन 4 अंक में देखा जाता था, पर इस इकाई से केवल 2 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह प्रश्न 2 अंक में कैसे ना कैसे करके किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो इसे आप मुख्य रूप से याद कर ले कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक। अब हम अगली इकाई की बात करते हैं, तो अगली इकाई आती है परमाणु और नाभिक। यहाँ से भी अपने 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि जो अपनी विकिरण की द्वैत प्रकृति, यहाँ से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, परंतु परमाणु और नाभिक से 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं इस इकाई से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2 अंक के लिए, सबसे पहला प्रश्न है कि कार्यफलन किसे कहते हैं और देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, आपको बताना है। अब जो अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इसके प्रकार बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ही मुख्य रूप से याद कर ले, इन्हें तो छोड़े ही नहीं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है आपको। 2 अंक में पूछा जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अब यहाँ से 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा कि विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है। अगला प्रश्न आता है कि तापायनिक उत्सर्जन से क्या आशय है। ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, तो इसको तो भूलकर भी ना छोड़े, इसे तो आप याद कर ले। और डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली का कण सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है। और यही पूछ सकते हैं कि डी ब्रोगली का सिद्धांत आपको लिखकर बताना है। तो इसे तो आप मुख्य रूप से याद कर ही लें, क्योंकि डी ब्रोगली से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। अब इसी इकाई से क्या आता है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी क्या है बताइए। तो एलईडी से संबंधित एक प्रश्न इस इकाई से आता है, तो इसे भी आप याद कर लें। अब यहाँ से अपन बात करते हैं लास्ट जो यूनिट है, यहाँ से इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ। यहाँ से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस यूनिट से जो पेपर में आने वाला प्रश्न है वह आपको बताता हूँ। तो यह प्रश्न है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। इसे तो आप मुख्य रूप से याद कर ही ले। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंत तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड। यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है 100% पेपर में रखा मिलता है कि अंत तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सबसे पहले यदि आप इस यूनिट से क्वेश्चन लगाए तो पहले तो अंतकरण दिष्टकारी पीएन संधि डायोड और ये पीएन संधि डायोड का ये वाला पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो इन्हें तो आप भूलकर भी ना छोड़े। इस इकाई से यदि आप तैयारी करें सबसे पहले यह दोनों क्वेश्चन याद कर लें। फिर अगर आप इस यूनिट से तैयारी करते तो और गेट का प्रतीक चिन्ह ये वाला सवाल, इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को याद करें, और गेट और एंड गेट। फिर दोनों आप और गेट वाला याद करेंगे, फिर एंड गेट वाला याद करेंगे। अब एक और प्रश्न है, नैंड गेट की सहायता से और एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता है दर्शाइए। तो इसे आप मुख्य रूप से याद कर ले, ये भी टॉप 5 क्वेश्चनों में आता है। अभी इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आती है, आपको सर्च करना है क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर। जैसे ही लिखकर आप सीधा सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। तो कुछ आपको इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा क्लास 12 केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड। तो अगर आपको यहाँ लिखा नहीं मिलता है गूगल पर जो आपने सर्च करा तो आप केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय आपको इंतजार करने के बाद अगर पूरी तरह से वेबसाइट आपकी लोड हो जाती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी भी दी होगी, जानकारी को ही पढ़ना है क्योंकि इसमें जो बताई गई जानकारी वो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो थोड़ा नीचे आएंगे जैसे बताया है कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करना है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको सिलेबस में मिल जाएगा। साथ ही साथ सब कुछ जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे नीचे मिल जाएगा लिखा हुआ क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 पीडीएफ डाउनलोड की। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है तो उसको क्रॉस कर देना है। तो जैसे आप इसे क्रॉस करेंगे नीचे आने के बाद आपको समय देना है, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे आप पूरा समय देंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नीचे आना। तो थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा अगर आप क्लास 12 फिजिक्स के आदिवासी पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आज रियल पेपर है जो 12 फिजिक्स का आपको स्क्रीन पर दिखा है तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे।